नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे हम बम्बू स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। ये स्पाइन संबंधी दिक्कत है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें ये दिक्कत आती है। जितने भी वर्टिब्रा स्पाइन के अंदर होते हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, या कहें कि वर्टिब्रा के बीच में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से जो वर्टिब्रा के बीच का गैप है वो खत्म हो जाता है और स्पाइन बंबू की तरह हो जाती है। इसीलिए इसको बंबू स्पाइन भी कहते हैं। बंबू मतलब एक बांस होता है जो सीधा रहता है, यानी कि फट्टे के समान स्पाइन हो जाती है। इसी को हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बंबू स्पाइन के नाम से जानते हैं। इसमें एक टेस्ट कराया जाता है HLA-B27। ये एक ब्लड टेस्ट होता है और इसके आधार पर पता चलता है कि इनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। ये एक जेनेटिक डिजीज मानी जाती है, यानी कि अगर पेरेंट्स में है तो बच्चे में भी आने के इस बीमारी के चांस होते हैं। और जिसको भी ये समस्या होती है उसको या तो सबसे ज्यादा नेक वाला जो ये पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, या बैक वाला लोअर बैक का जो एरिया है वहां सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जिसको भी ये वाला एरिया ज्यादा इफेक्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति को मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे व्यक्ति ऊपर नहीं देख पाएंगे, या वो नीचे देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे, और अगर उनको लेफ्ट या राइट देखना है तो उनकी गर्दन मूव नहीं करती इस प्रकार से। अगर उनको लेफ्ट या राइट देखना है तो उनको पूरी बॉडी को मूव कराना होता है। वो इस प्रकार से देखते हैं, वो इस प्रकार से देखते हैं, या आंखों के इशारों से वो समझ पाते हैं। कई बार देखा जाता है कि ये बीमारी नी में भी आ जाती है, और ये बैक में जब होती है तो इतना असहनीय दर्द होता है कि जबरदस्त व्यक्ति सह नहीं पाता। जरा सा किसी ने टच कर दिया तो ऐसे जान निकल जाती है। और ऐसे व्यक्ति को जो दिक्कत होती है वो सुबह के समय ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो सोया होता है तो बॉडी रेस्ट होती है, और जब वो सुबह सोकर उठता है तो उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, बॉडी जकड़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को नियमित रूप से कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, या करने में जितना भी आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। लेटे लेटे करें, बैठकर करें, चल फिरकर की जो भी मूवमेंट है आपको करनी अवश्य ही चाहिए। तो ऐसी होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आइए देखते हैं ऐसे पेशेंट को जिनको ये डिजीज है उनको लेटने में कितनी कठिनाई हो रही है, या जब वो बैठते हैं उनको कितनी कठिनाई है, या जब वो उल्टा लेटेंगे तो उनको किस तरीके से तकिए लगाने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को सिर के नीचे 3 से 4 तकिए लगाने पड़ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति सीधा नहीं लेट सकता क्योंकि उसकी गर्दन उठी हुई रहती है। ऐसे ही जब वो पैर सीधा करना चाहता है तो उसके पैर सीधे नहीं होते, पैरों के नीचे तकिए लगाने पड़ते हैं। ऐसी जबरदस्त ये बीमारी होती है। तो आइए देखते हैं ऐसे पेशेंट को कि जिनको लेटने में भी परेशानी होती है और वो लेटते हैं तो वो किस प्रकार से लेटते हैं। आइए, जिनको भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बम्बू स्पाइन की बीमारी होती है, ऐसे लोगों को लेटने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसे व्यक्ति जब लेटते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने 3-4 तकिए लगाए हुए हैं। इनकी गर्दन बिना तकियों के जमीन पर नहीं लगती, ये उठी हुई रहती है। ऐसे ही बैक में, बैक का जो ये लोअर वाला पार्ट है जो हिप्स से कनेक्ट है, यहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अगर यहां दर्द होता है तो इस सीमा तक होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने यहां छुरी मार दी हो, और व्यक्ति के पैर सीधा होने में भी बहुत कठिनाई होती है। जैसा आप देख रहे हैं कि यह तकिए लगाने के बाद भी इनके पैर टच नहीं हो रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जब भी चलेगा, एक बार वैसे उल्टा लेट कर दिखाइएगा, आप देखेंगे कि जब ये उल्टा लेट रहे हैं तो इनको कितनी तकलीफ होगी। इस प्रकार से ये लेट पाते हैं, इनका पेट भी जमीन से नहीं लगता, और इतना ये जो बैक वाला पोर्शन है ये उठा हुआ रहता है, और नीचे ऐसा लगता है कि कोई निकलना चाहे तो निकल भी जाए। यानी कि 4 से 6 इंच तक ये पेट उठा भी रहता है। बिना तकिए के लेटना बड़ा मुश्किल होता है। और इसका जो सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट होता है ये नेक वाला एरिया और ये हिप वाला एरिया, या तो यहां सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। और ये जितने भी वर्टिब्रा हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, वो एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। इसी के कारण से व्यक्ति को मूवमेंट करने में तकलीफ आती है। जब व्यक्ति मूव होना चाहता है तो उसको मूव होने में दिक्कत होती है, और अगर ऐसा व्यक्ति इधर देखना चाहता है तो वो इधर भी नहीं देख पाता, इधर भी नहीं देख पाता।
उनको पूरा ही इस प्रकार से बॉडी को मूव करना होता है, और ऊपर तो वो देख ही नहीं पाता, ना उनको नीचे देखने में कोई आसानी होती है, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और अगर यहाँ कई बार इतना पेन होता है कि जैसे किसी ने छुरी मार दी हो, और कई बार यहाँ की जो वर्टिब्रास है वो हिप से जुड़ जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स हिप रिप्लेसमेंट की सलाह भी देते हैं। यानी कि हम बात करें जो स्पाइन है, इसमें जो वर्टिब्रा है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन हो जाती है वर्टिब्रा में, इसमें एक पूरी स्पाइन के अंदर एक स्टीफनेस होती है, और जितने हमारे स्पाइन में वर्टिब्रा है 33 वर्टिब्रा जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। इसी कारण से ये शेप बनती है, और पूरी स्पाइन आप देखेंगे ऐसे अगर हाथ लगाएं तो इतनी ज्यादा स्टीफ होती है कि हाथ लगाने से भी हमें महसूस होता है, और व्यक्ति जब इस चीज को फेस कर रहा होता है तो उसको जीवन में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये सब स्पाइन संबंधित दिक्कत होती है, और न्यूरोथेरेपी में इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन समय जरूर लगता है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत जल्दी आराम आने वाला है, धीरे धीरे ही इसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये एकदम ना आती है ना एकदम जाने वाली है, समय लगेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और न्यूरोथेरेपी में जितने भी लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है सभी को लाभ मिला है। तो इतनी जटिल ये समस्या होती है, लेकिन इसको ठीक करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न हमारे पास निरंतर आते हैं कि क्या एंकिलोजिंग ठीक हो सकता है। डॉक्टर ने कहा है कि इसका दुनिया में इलाज नहीं है, इंडिया में नहीं दुनिया में भी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसे लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें और न्यूरोथेरेपी पर आप विश्वास रखेंगे तो निश्चित ही आपकी एंकिलोजिंग जैसी समस्या में भी आपको रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, जिनको भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, देखा जाता है कि ये जब भी डिजीज होगी या तो 15-16 साल की एज में होती है या 30 प्लस एज में होती है। और जैसा मैंने प्रारंभ में भी बताया कि इससे सबसे ज्यादा 2 एरिया इफेक्ट होते हैं, तो नेक वाला एरिया या लोअर बैक का एरिया। इससे लोअर बैक से जो हिप जॉइंट है वो जुड़ जाते हैं, और नेक में जब होती है तो ये शोल्डर ब्लेड जुड़ जाते हैं। जब शोल्डर ब्लेड जुड़ जाता है, शोल्डर वाला एरिया स्टिफ हो जाता है, तो उसको कई बार डॉक्टर सर्जरी करने की सलाह देते हैं। ऐसे ही जब लोअर बैक से हिप वाला एरिया जकड़ जाता है, जुड़ जाता है, तो हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो न्यूरोथेरेपी के कुछ ट्रीटमेंट से आपको राहत जरूर मिल सकती है। दोस्तों, ये जो बीमारी है एकदम आई है ना एकदम जाने वाली है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, 1-2 साल भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस नजर आने लग जाते हैं। देखा जाता है कि बहुत से लोग स्टिक लेके चलते हैं या बहुत से लोग वॉकर से चलते हैं, उठने बैठने में बहुत परेशानी होती है, तो ऐसे लोगों को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के माध्यम से बहुत लाभ मिला है। अगर आपको या आपके किसी परिचित को यह समस्या हो गई तो आप उसको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए सलाह जरूर दें, क्योंकि वो जो परेशानी से गुजर रहे हैं उनको लाभ अवश्य ही मिलने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे।